डॉलर का भूखा अमेरिका आज एक्सपोज होगा और बड़ा खुल के होगा, बड़ी मजबूती से होगा। कारण है क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है मेरे देश हिंदुस्तान के ऊपर, और जब हम गलती पे नहीं है, सामने वाला चोर होके भी साहूकार बने और साहूकार को चोर सिद्ध किया जाए, तो सर उसके पीछे पड़ना लाजमी है और वाजिब है। साथ आपका चाहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक आंकड़े को सर खोल करके रख दिया जाएगा और साथियों से शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी इस वीडियो का हिस्सा बन पाए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें, हमारे हौसले को बढ़ाएं और इस फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। मेरे साथियों, अमेरिका और डॉलर की भूख जो है, जो अर्थव्यवस्था की जो इनकी एपेटाइट है सर, वो दो चीजें अलग नहीं है। उन दोनों को आप एक ही डायरेक्शन में देखिए, एक ही डायरेक्शन में समझिए, क्योंकि अमेरिका इज इक्वल टू यूएसडी, यूएसडी इज इक्वल टू अमेरिका। जिस दिन यूएसडी कमजोर है, अमेरिका के खेल खत्म है। अब ये देखिए कितने हद तक के घटिया अपॉर्चुनिस्ट हैं, और ये आरोप हिंदुस्तान पे मढ़ते हैं कि युद्ध के फायदे हमने गिनाए, युद्ध के फायदे हमने उठाए, तो हम पे सैंक्शंस लगाने की बात है, ईयू को उकसा रहे हैं। इनकी असल औकात इनको यहां पे आज नजर आएगी। ये तक वीडियो अगर ये देख लेंगे तो मेरे दोस्तों, ये यूक्रेन का वॉर जब शुरू हुआ, रशिया और यूक्रेन की फाइट शुरू हुई, उसके अंदर सर ग्रिंगो की एंट्री होती है और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात को हाईलाइट करते हैं कि भैया इस युद्ध को मैं 24 घंटे में रुकवा दूंगा, विश्वास करिए। और उन्होंने जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको अपना मानस पुत्र ही डिक्लेयर कर दिया एक तरह से। तो दोनों के बीच के संबंध बड़े अनोखे हो गए। ये पूरा अधीर हो गया कि हाय मुझे नाटो के अंदर ले लीजिए, लेकिन नाटो से कांटो तक का सफर इसे पता था क्या कि इसे मिल जाएगा। तो सर यहां पर जिस प्रोफेशन से ये बंदा आया है, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, एक देश के राष्ट्रपति के लिए ये शब्द मुझे प्रयोग नहीं करने चाहिए, लेकिन वास्तविकता का आकलन नहीं किया तो फिर क्या किया। जिस प्रोफेशन से श्रीमान आए थे, उस प्रोफेशन के शायद मेन कैरेक्टर के अंदर ये बाहर निकल ही नहीं पाए, क्योंकि जब इनको ये नहीं समझ में आया कि एक बहुत मजबूत देश जिसका ये कभी हिस्सा रहे हैं, उससे दुश्मनी लेके दुनिया के एक दूसरे मजबूत देश की गोद में बैठ रहे हैं, जबकि दोनों आपसी दुश्मनी है, और जिस देश की गोद में बैठ रहे हैं वो किस हद तक का लालची है, जब ये ना समझ पाए, कैलकुलेशन नहीं हो, तो इसका मतलब इसे कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने हथियार देने शुरू किए, हथियार देने शुरू किए। दुनिया के अंदर ये थोड़ी कहा गया कि हम पैसा ले रहे हैं, दुनिया को दिखाया गया कि हम जो है वो सहायता कर रहे हैं। अब सहायता किस स्तर की है, उस ड्रामे को आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। जब ये साहब आए थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेके, दो बातें इसमें छिपी हुई थी। पहली बात छिपी हुई थी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हम चरम पे ले जाएंगे, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक कदम अपने देश के लिए सोचना कोई बुरा नहीं है। लेकिन सर दूसरी बात ये कहते थे, अमेरिका इस हद तक हम महान हो जाएंगे क्योंकि हमारे आदेश से दुनिया में शांति होगी, हम गाजा में शांति लाएंगे, यूक्रेन में शांति लाएंगे, हम सब चीजों को पीसफुली टैकल करेंगे और दुनिया अच्छी चलेगी, तो अमेरिका ग्रेट तो हर एंगल से होगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसा करते तो बात ही कुछ थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक्टिविटी ये रही कि उस अर्थव्यवस्था के विकास का आधार ही युद्ध बन गए। यानी अगर युद्ध खत्म हुए तो साहब हमारे को पैसा कौन देगा। हिंदुस्तान की राजनीति में नारा फेमस है कि अगर गड्ढे भर दिए गए तो राजनेताओं को कौन पूछेगा। तो वैसे इनका था, युद्ध रुक गया तो हमारे पास में कौन आएगा, हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो इन्हीं सबके बीच में जब ये नारा दिया गया था कि भाई हम 24 आवर्स के अंदर हम यूक्रेन वॉर रोकेंगे, दुनिया आश्चर्य में थी कैसे होगा। सर वो लगभग 6.5 महीने 7 महीने होने को आए हैं सरकार को, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। कुछ दिन पहले 50 दिन की धमकी रूस को दी थी, सैंक्शंस लगा देंगे, उसके बाद में 10 दिन की धमकी दी, और फाइनली जब टाइम पीरियड पूरा हुआ, कुछ नहीं रशिया की तरफ से रेस्पॉन्स आया, तो साहब इन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करके बुलाया, अलास्का में मीटिंग करी, B-2 बॉम्बर्स की सलामी दी, सारा खेल उलट पलट हो गया। अब उन सब के बाद में फिर एक पलटी मारी, देखो उसको पलटी का परिणाम क्या होता है। यहां पे रशिया ने अपना डेडलीस्ट अटैक किया, 800 से ज्यादा, 803 समथिंग ड्रोन्स, जो कि शाही ड्रोन्स ईरान से लिए थे, वो ईरानियन ड्रोन्स का अटैक हुआ कीव के ऊपर, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। 13 के आसपास मिसाइलों का इन्होंने अटैक किया, और यूक्रेन ने अब तक इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। दुनिया एकदम क्लियर कट था कि यूक्रेन की अब बर्बादी तय है, रशिया अपने उस मोड में आ चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि रशिया ने यह अटैक किया क्यों, इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसकी पूरी भूमिका है, जो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। आप चाहे तो इस वीडियो का लिंक यहां मैं दे रहा हूं, आई बटन में देखिए, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, जब ये यूक्रेन वाला मामला चला, इस यूक्रेन के युद्ध में अब अमेरिका के जो नारे थे कि हम 24 घंटे में युद्ध को रुकवाएंगे, वो नहीं कर सके क्योंकि पैसा कमाना था। तो दुनिया में क्या संदेश देंगे, खुद को झूठा कौन सिद्ध करेगा। तो खुद के पाप का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ दो तो बुराई क्या है। तो साहब ने क्या किया, इन्होंने क्लियर कट नारा लगा दिया कि भैया जो कुछ किया वो इंडिया ने किया। अब ये खुद को तो कर रहे हैं शुद्ध,
दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि इन्होंने कराया है युद्ध। अब ट्रंप ने बयानबाजी शुरू की कि भाई इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज करता है, उस ऑयल के पैसों से रशिया पैसे वाला होता है और यूक्रेन के ऊपर उसी पैसे से अटैक होता है। लेकिन ये साहब ये भूल गए कि चीन भी है, तो चीन के डॉलर से हथियार नहीं आते होंगे। इनके साथ ही बाद में निकल के आए जब यूक्रेन ने ड्रोजबा पाइपलाइन पे अटैक कर दिया तो हंगरी और स्लोवाकिया रोने लगे कि यार हम पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के वहां से भी पैसा जा रहा था। और इस बात को जब हमने हाईलाइट किया तो साहब इन्होंने, तब तक इनको तसल्ली थी नहीं, 25% का टैरिफ इंडिया पे लगा दिया गया। तो 25 और 25 50% का टैरिफ जो है वो एप्लीकेबल इंडिया पे हो गया। भारत ने इस बात को बहुत क्लियर कट तरीके से सामने रखा कि भैया हम ही नहीं है, आप भी बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी चीजें खरीदते हो। जब इसके बारे में सवाल हुआ ट्रंप से, मीडिया वालों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मुझे पता ही नहीं है कि हमारा देश रशिया से भी कुछ डील करता है क्या। भाई महान राष्ट्रपति हैं आप। इसके बाद में सर जब ये सारे आरोप प्रत्यारोप हिंदुस्तान की तरफ से लगे और इनकी कलाई खुल गई तो मोर्चा संभालने के लिए ट्रंप ने अपने एक प्यादे को आगे किया। नाम है इनका स्कॉट बेसेंट, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इनको वित्त मंत्री समझ लीजिए। वित्त मंत्री जी आए, उन्होंने बयानबाजी शुरू की। इन्होंने कहा कि यार आप चीन को बीच में ला रहे हो, आप यूरोपियन यूनियन को लिए बोल रहे हो, हमारे लिए बोल रहे हो, बात ठीक नहीं है। तो पहले तो उन्होंने चीन का हिसाब शुरू किया और इनकी जो बोगस घटिया इन्होंने कैलकुलेशन दी सर वो देखिए। ये आरोप लगाते हैं कि भैया युद्ध जब हुआ था उसके पहले चीन जो है वो अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 13% पेट्रोलियम खरीदता था। प्लीज पूरा फोकस इस समय पे दीजिए और एक एक चीज को समझिए। यानी 2022 फरवरी 2022 के पहले तक चाइना अगर 100 लीटर पेट्रोल उसका कंजम्पशन है तो उसमें से 13 लीटर पेट्रोल वो रशिया से खरीदता था, ठीक है। और हिंदुस्तान की अगर 100 लीटर की रिक्वायरमेंट थी तो लगभग 1 लीटर पेट्रोल वो रशिया से खरीदता था। लेकिन युद्ध के बाद की स्थितियां बदल गई। चाइना तो 13 लीटर से खिसक के 16 लीटर पे आया, मतलब इसने +3% यानी 3 लीटर की ग्रोथ ली है केवल। और हिंदुस्तान जो है वो 42 लीटर पेट्रोल खरीदने लगा है 100 में से अपनी रिक्वायरमेंट का। लेकिन सर ये कैलकुलेशन का बेस नहीं हो सकता। हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ परसेंट क्या है उसकी अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना वो कितना बेच सकता है और वो कितना माल किसे बेच रहा है, क्योंकि उसको पैसा खुद की टोटल सेल का मिलेगा, मेरी टोटल रिक्वायरमेंट का नहीं मिलेगा। मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट 100 लीटर है और 100 लीटर में से मैं 99% यानी 99 लीटर रशिया से खरीदूं और आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1000 लीटर की है और आप 50% यानी 500 लीटर खरीदें, तो बड़ी चीज क्या दिखेगी? 99% आधार होना चाहिए या 500 लीटर आधार होना चाहिए? आप कोई कहे कि नहीं जी गलत तो नीरज पारिक है, ये 99% खरीद रहा है, तो मैं कहूंगा भाई मेरा 99% तो 99 लीटर हुआ। मेरे पड़ोसी जो वीडियो देख रहे हैं भाई मेरे, ये 50% खरीद के 500 लीटर ले रहे हैं, तो ज्यादा आरोप तो इस पे होना चाहिए। तो वैसे ही आप देखिए रशिया की टोटल यानी 100 लीटर रशिया बेच सकता है तो चीन खरीद रहा है 47 और हिंदुस्तान लगभग जिस समय आंकड़ा आया था 38 लीटर खरीद रहा था। तो इनका दिमाग यहां चला नहीं, इनकी बात यहां पे पूरी तरह से फेल हो गई। इसको हमने उसी समय एक्सपोज कर दिया था। अब मेरे दोस्तों अश्नीर ग्रोवर का उठ करके आ गए, उन्होंने बोला भैया ये दोगलापन है, आप बताइए ये दोगलापन है या नहीं है। तो इनको ये होश नहीं है कि आंकड़े जब इतना बड़ा देश दे रहा है तो क्या उसका एनालिसिस करने की कैपेसिटी हम जैसे छोटे और साधारण लोगों में है तो क्या उनमें नहीं है। खैर अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक दोगला गेम दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसे सर? ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितने बेहतर हैं, हमने तो परसुइंग पीस का नारा दिया, लेकिन अब हम बोलते हैं हम बोलते हैं कि भाई आपने परसुइंग पीस के बैनर लगाए, आपके देश में शांति का समझौता करने वाले लोग युद्ध को भड़का क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी प्राइमरी भूख है कि हमें डॉलर चाहिए, हमें इन प्रकार पैसे से मजबूत होना है। आरोप किस पे था? हिंदुस्तान पे। अब यहां पे देखो सर, अलास्का में जब मीटिंग हो गई, अलास्का की मीटिंग के बाद में इन्होंने एक जमघट लगाया, व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स को भी बुलाया और जेलेंस्की भी खुदा करके यहां बैठ गए। ये यूरोपियन लीडर जो बैठे थे, सच मानिएगा ये दिल पे पत्थर रख के बैठे थे, क्योंकि ये भी नहीं चाहते इसके जंजाल में फंसना, क्योंकि इसके चक्कर में आज 3.5 साल के ऊपर हो चुका और ये दुख ही पा रहे हैं। अब साहब यहां पे क्या क्या घोषणाएं हुई उस बात को समझिए। यहां पर बात जो हुई थी उस समय पे कि भैया हमें सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए, और बाद में यानी उस समय पे यूक्रेन ने कहा कि $100 बिलियन के मैं हथियार खरीदूंगा अमेरिका से, बट मुझे सिक्योरिटी की गारंटी आप दे दो। क्यों दे दो? तो भैया नाटो में मेंबरशिप, तो नाटो की मेंबरशिप जिसके लिए फाइट हुई थी उसके लिए तो ट्रंप ने नो बोल दिया।
कि मैं आपको नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, अभी कुछ दिन पहले मना कर दिया। तो नाटो से कांटो तक का सफर का मैंने लाइन प्रयोग किया। उसके अलावा बोला जी आर्मी, तो आर्मी के लिए भी बड़े बड़े शब्दों में कहा जी हम हमारी आर्मी नहीं उतारेंगे, क्योंकि रशिया की धमकी क्लियर कट थी कि यदि कोई दूसरी आर्मी आती है मोर्चे पर तो उसके ऊपर हम लेजिटिमेट होंगे अटैक करने के लिए और हम अटैक कर देंगे। यूरोप की इतनी औकात नहीं है रशिया से भिड़ जाए, क्योंकि भिड़ रहे हैं, नाटो पूरा भिड़ रहा है, उसके बाद में इनकी औकात इनको दिख गई, कर क्या सकते हैं। अब साहब ये $100 बिलियन किसकी जेब में जाएगा? अमेरिका की में जाएगा, क्लियर है। वहीं पे इसकी फंडेड बाय यूरोप। आज व्याख्या सर पूरी इस पे है, ये तो सिर्फ बेस बता रहा हूं, ऑलरेडी पहले मैंने चर्चा की है मेरे पुराने वीडियोस में, मैं इसका बेस बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। यूरोप इसको फंड करेगा $100 बिलियन का, लेकिन अब यहां पे अमेरिका ने एक और चाल खेल करके इसको फंसा लिया, कहा कि भैया तुम्हारे ऑनरशिप राइट्स दे दो, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, आईपीआर तुम्हारे हथियारों की फैक्ट्रियों के, तुम्हारे टेक्नोलॉजीज के, तो कुल मिलाकर के $100 बिलियन तक के हथियारों का सौदा इन्होंने कर लिया और कहा कि हम आपको बड़े भारी अच्छे हथियार प्रोवाइड कराएंगे। तो सर अटैक तो मिलना था, रशिया ने इसको रिटेलिएट कर दिया कि तुम तुम्हारी हद में रहो, अटैक करोगे तो अटैक का पहले ही तोहफा हमारा जो दम है वो देख लो, एंट्री लेने की कोशिश मत करना, इस बारे में इंटरफेयर मत करिए। अब मेरे दोस्तों जब ये सारी हरकत हुई तो फिर एक बार एंट्री होती है स्कॉट बेसेंट की। स्कॉट बेसेंट को फिर घूम फिर करके नजर कौन आ रहा है? हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इन्होंने कहा कि अब हमें रशिया को यदि कंट्रोल करना है, एक एक बात को समझिएगा, बोल रहे हैं कि रशिया को यदि कंट्रोल करना है तो हमें इंडिया को, चाइना को, बाकी देश जो रशिया से पेट्रोलियम खरीद रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो भैया आपकी नजर में रशिया तो गलत है, चाइना तो गलत है ही नहीं, क्योंकि चाइना का तो परसेंट आपकी नजर में वो है, तो बचा कौन? हिंदुस्तान। तो ये कहते हैं कि अब ईयू को भी आना चाहिए और जो है वो ऐसा काम करो कि रशिया की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाए, क्योंकि इनकी नजर में यूक्रेन की आर्मी वर्सेस रशिया की इकोनॉमी की फाइट है। मतलब रशिया को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन वो रखेगा बस, और यूक्रेन अपनी आर्मी को मेंटेन रखेगा। तो ये बोल रहे हैं कि आर्मी को तो मेंटेन हम रखने को पैसा दे रहे हैं, लेकिन रशिया की इकोनॉमी को गिराइए, तो ईयू के माध्यम से हिंदुस्तान को उससे दूर कर दीजिए। लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रशिया के, माफ कीजिएगा, अमेरिका के लिए ये रही कि भारत और यूरोपियन यूनियन तो सर ट्रेड, अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को आगे बढ़ रहे हैं, तो ग्रिंगो इससे बहुत उदास है। यहां तक की बात हम पहले डिस्कशंस में ले चुके हैं। अब साथियों बात समझो, ग्रिंगो की रियल जो एक्सपोज है वो यहां से होना शुरू हो रहा, सारा बैकग्राउंड आपको क्लियर हो चुका है। आप अपने फोकस को एकदम टॉप पे ले जाइए और ध्यान अपने स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए। बात ये समझिए सर कि असल में यूक्रेन युद्ध से अमेरिका की कमाई हो कैसे रही थी, क्योंकि जब ये ओवल ऑफिस में बुलाया था, बिठाया था, बात हुई थी, तो सारा खेल जब आया कि भैया हमें सिक्योरिटी गारंटी दे दो, हम आपको $100 बिलियन का सौदा देंगे। यह युद्ध चल रहा है 2022 से, ठीक है सर, फरवरी 2022 से है, लेकिन हम आर्थिक आंकड़े मार्च 2022 से देखना शुरू करते हैं। साथियों यहां तीन चीजों पे गौर फरमाइएगा। तीन चीजों में एक है नाटो पीयूआरएल, एक है एफएमएस, एक है सीडीएस। पीयूआरएल हुआ प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट, दूसरा फॉरेन मिलिट्री सेल्स एंड डायरेक्ट कॉमर्शियल सेल्स। ठीक है सर, ये तीन चीजें हैं, एक एक की करके व्याख्या करते हैं और बहुत सीमित समय में आपको मैं बहुत गहरी नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले पीयूआरएल को समझिए, प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट। साथियों ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि बाढ़ प्रभावित किसी क्षेत्र में कोई एक परिवार ऐसा जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है और वो पूरा कोलैप्स कर गया, तो आसपास के लोग आते हैं कि यार हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो मदद कैसे करेंगे? यार एक काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि भैया इसको घर में क्या चाहिए, इसके घर के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उनकी लिस्ट बनाई और जो सबसे मजबूत आदमी उसके पास गए कि साहब देखो हमारे आदमी उसको ये चीजें चाहिए, तो आदमी बोला पैसा दे दो। बात समझ रहे हो? तो नाटो के देश मिलके प्रायोरिटाइज यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाते हैं, पीयूआरएल बनाते हैं कि युद्ध के अंदर यूक्रेन को फाइट करने के लिए और रशिया को हराने के लिए कैसे कैसे हथियार और कैसी कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी लिस्ट बनती है। इस लिस्ट को तैयार करके अमेरिका को दिया जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, यूरोप के जो देश हैं वो पैसा देते हैं और अमेरिका हथियार बेच देता है। ये इनका पीयूआरएल सिस्टम है। यहां पर बात ये होती है कि यूरोपीय देश पैसे देंगे, नाटो के जरिए सप्लाई हो जाएगी, ना अमेरिका की जरिए सप्लाई होगी, नाटो के जरिए उसको डिलीवरी दे दी जाएगी। अब यहां पे आप अमाउंट देखो सर, नीदरलैंड ने दिया है 500 मिलियन यूरो, बहुत बड़ा अमाउंट है सर, 500 मिलियन यूरो। यूरो की कीमत डॉलर से ज्यादा है। इसके बाद में और स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क $500 मिलियन,
जर्मनी $500 मिलियन। और क्या चीजें सर? पैट्रियट मिसाइल अमेरिका की, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका के सारे पैकेज, जो कुछ पैसा जा रहा है सारा अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। तो ये PURL है, अमेरिका को पैसा दिया जा रहा है नाटो नेशंस की तरफ से, और दिखाया ये जा रहा है कि भैया हम जो है ना वो फिलैंथ्रोपी जॉब कर रहे हैं, हम तो लोक कल्याणकारी देश हैं। और भारत पे ये आरोप लगाते हैं। सर FMS बहुत खतरनाक है, फॉरेन मिलिट्री सेल्स। अब ये FMS और जो आपका DCS है, FMS और DCS के अंतर को समझिए कि यहां पे बेचने वाला कौन है, हथियार कौन बेच रहा है, बस उसके आधार पर डिफरेंस हो जाएगा। जब हम FMS की बात करेंगे, फॉरेन मिलिट्री सेल्स, मतलब यहां पे हथियार बेचने वाली सरकार है। खरीदार कोई प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो खरीदार कोई देश की सरकार भी हो सकती है। तो एक तो ये FMS सिस्टम से काम करते हैं, मतलब कोई देश सरकारी दुकान से हथियार खरीदे, ये FMS सिस्टम कहलाता है। और दूसरा सिस्टम होता है DCS, मतलब डायरेक्ट कॉमर्शियल सेल्स। प्राइवेट कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भले ही किसी गवर्नमेंट को बेचे, प्राइवेट को बेचे, मतलब ये नहीं है। बनाने वाली, अगर हथियार बेचने वाली जो एंटिटी है वो प्राइवेट है, तो वो DCS यानी डायरेक्ट कॉमर्शियल सेल्स में आता है। और अगर बेचने वाली एंटिटी गवर्नमेंट की है, तो FMS यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स में आता है। आप दोनों चीजों को समझिएगा। अब इनके एकदम पत्ते पत्ते खोलने का देखो सर, यही तो बोलते चुप रहो, बोलो मत, ये दुनिया में बड़े छुपे रुस्तम टाइप के लोग। देखो यहां पे क्या होता है सर, जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स है FMS, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 117.9 बिलियन USD हो गया सर, 117.9 अरब डॉलर। इसको 88 रुपए से कैलकुलेट करना, 117.9 अरब डॉलर को लगभग 118 अरब डॉलर हो गए। इसको बिलियन डॉलर को आप 88 से कैलकुलेट करना, रुपए में जो नंबर आएगा काउंटिंग होना मुश्किल हो जाएगी, देखिएगा। अब ये रिकॉर्ड हाई है, अब तक का सबसे हाई। डायरेक्ट कॉमर्शियल सेल्स DCS 200.8 बिलियन USD, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी कोई कमजोर काम नहीं कर रहा। और आश्चर्यजनक रूप से सर, ये जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की जो DCS की सेल है, इसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के खुद की कंपनियों के शेयर सर इसके पास में मौजूद हैं। तो ये कहां बैकफुट पे रहने वाले हैं? ये तो मौत के सौदागर असल तो यही है। तो कुल मिलाकर अपनी डिफेंस ट्रेड का 318.7 बिलियन तक पहुंच गया। ये सीधा सीधा युद्ध से जुड़ी डिमांड का असर था। अब हम ये कैसे मान लें कि हाईएस्ट था? कैसे मान ले? मानने के लिए आंकड़े काफी हैं सर। 2021-22 की जो आंकड़े हैं उनकी, युद्ध जो इनके DCS और आपके FMS के, उनको देखिए, 40 बिलियन डॉलर की सेल होती थी फॉरेन मिलिट्री सेल्स, यानी सरकार 40 बिलियन डॉलर का माल बेचती थी। यहीं पे प्राइवेट सेक्टर 130 बिलियन का माल बेचता था, 170 बिलियन USD हो गए। युद्ध के पहले की कहानी है, यह व्यापार तो चलता ही है। लेकिन युद्ध का जब शुरुआती प्रभाव पड़ा, तब क्या होता है, ये 40 बिलियन डॉलर जस्ट डबल हो गया फॉर जो गवर्नमेंट वाला, और ये 80.9 बिलियन डॉलर पे चला गया। वहीं पे 130 बिलियन डॉलर से प्राइवेट सेक्टर उछल के 157.5 बिलियन डॉलर पे आया। और टोटल आप देखेंगे तो 170 से ये 238 बिलियन डॉलर पे आ गए। तो हथियारों की खपत गई कहां? भारत ने खरीदे, चीन ने खरीदे, रूस ने खरीदे, कहां गया सर मामला? अभी सारा आंकड़ा आएगा। लेकिन जब यूक्रेन युद्ध चरम पे पहुंचा, गौर फरमाइएगा सर, यहां पे 2023-24 में, तो यही FMS जो 80 बिलियन का था, ये 117 बिलियन हो गया। और DCS जो 157 था, ये 200 हो गया। और आंकड़ा 318.7 हो गया, 238 से बढ़कर के। और जो कि 2025 के अनुमानित आंकड़े सामने आए हैं, उसमें ये 325 बिलियन। मतलब सर कहानी ये है कि ये 170 बिलियन से 325 बिलियन का सफर 2021-22 की अर्थव्यवस्था 2023-2024-25 की अर्थव्यवस्था में आ गया। तो आप बताइए असल माल किसने कमाया? ये हथियार खरीदे तो किसने खरीदे? तो कौन है वो असल वास्तविक जोंक जो मुर्दाखोर की जैसे दुनिया में युद्ध की तलाश करता है और शांति का, नोबल की भूख, अशांति को बढ़ाने का काम हथियार बेच के? तो ये स्कॉट बेसेंट की बुद्धि में कौन डाले? और भारत के जो नेतृत्व है सर, उसको इस बात पे बहुत फोकस करना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो वापस से हमारे को एक स्वीट कॉल कर रहे हैं कि भाई भारत से दोस्ती अच्छी है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। भारत ने अनडाउटली रेस्पॉन्स बड़ा कूल एटमॉस्फेयर में दिया है। भारत ने कहीं एग्रेशन नहीं दिखाया और अमेरिका को अपने घुटनों पे लाया गया है। लेकिन सर संभल के बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये दगाबाज थे, दगाबाज हैं और दगाबाज
आगे की लाइन कमेंट में पूरी करिएगा। तो अमेरिका का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया सर? लगभग 100%, 170 से 325 बिलियन डॉलर पे चला गया। अब ये सर गया तो गया कैसे, किसने खरीदा? यूक्रेन की डिमांड 2020 से 2024 में दुनिया का नंबर 1 हथियारों का आयातक बन गया सर। भारत के ऊपर ये टाइटल लगा के घूमते थे दुनिया का सबसे बड़ा, लीजिए यूक्रेन। तो यूक्रेन ने हथियार किससे खरीदे? अमेरिका से। पैसा कौन दे रहा है? नाटो दे रहा है। यूरोप की रीआर्मिंग शुरू हुई। क्यों? क्योंकि जब ये माहौल बना कि भाई अमेरिका बोला देखो तुम पे भी खतरा है, तो बाकी देश क्या कर रहे थे? यूरोप के खुद के डाउट के अंदर, खुद के डर के अंदर और हथियार खरीदने लगे। कहां से खरीदेंगे? रूस से तो खरीदेंगे नहीं, तो कहां से खरीदे? अमेरिका से खरीदे। तो आयात में 155%। ये जो SIPRI है, ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI, उसका डेटा है कि ये 2020 से 2024 के बीच यूरोप के जो बाकी देश है यूक्रेन के अलावा, उनमें टोटल 155% की ग्रोथ हुई है। अब सर 155% में तो मैं मानता हूं सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी रही होगी वो अमेरिका की रही होगी। वहीं पे नाटो PURL फंडिंग हमने आपको बता ही दिया। और ये बैकफील्ड डील्स होती हैं सर। बैकफील्ड डील्स क्या होती है कि भाई हर देश को लगता है हमारा सिस्टम तो पुराना हो गया, इसे अपडेट कर लो, पता नहीं रशिया हमें क्या कर देगा, तो भय अमेरिका डाल रहा है, रशिया पता नहीं अटैक करेगा नहीं करेगा, तो वो पुराना माल भेजते हैं, नया माल खरीदते हैं, तो वो बैकफील्ड डील्स होती है। तो इन सब चीजों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप, ग्रिंगो अंकल एक्सपोज हो गए बहुत अच्छे से कि असल में मुर्दाखोरी कौन कर रहा है। मुर्दाखोरी कर रहे हैं ये जनाब, इनको लगता है कि दुनिया में इनको कोई देखने वाला है ही नहीं, छुप करके चलने वाले हैं साहब। अमेरिका का इतिहास है ये कि इसने जहां से पोषण मिला, जैसे एक पैरासाइट, एक परजीवी नोच लेता है दूसरे को, उसको यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो है वो जीव बचेगा नहीं बचेगा, वो पौधे का क्या होगा नहीं होगा, फिर वो चाहे पैरासाइट कोई कीट पतंगे हो या तो फिर वो पौधा हो। वैसे ही अमेरिका है, दुनिया के देशों को नोचना, उनको लूटना खाना इसको अच्छे से आता। खुद की सेहत ये उसी के दम पे बनाता है। अब ये जब बातें करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स की कि टैरिफ बड़ा अच्छा हथियार है, भारत के ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, तो कुल मिलाकर के डरने की जरूरत इससे है ही नहीं। और रही बात इंडिया और रशिया के रिलेशंस की, तो यदि हम ट्रेड डील का दबाव इसका झेल गए मतलब हमने ट्रेड डील का दबाव लिया और इसके पक्ष में नहीं गए, भैया कितना प्रेशर डालना डालिए, और अपनी शर्तों पर यदि हमने ट्रेड डील नहीं की, तो विश्वास कीजिएगा भारत और रशिया के संबंधों में खटास आना लाजमी हो जाएगा। कारण यह है कि अमेरिका के साथ में दोस्ती निश्चित रूप से भारत और रशिया के बीच के संबंधों को डाइल्यूट करेगी ही करेगी, क्योंकि 2014 से 2024 तक का सफर भारत और रूस के संबंधों में एक शांति काल, एकदम शीत निद्रा जैसा था। आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी हरकतें दिखाई और रशिया पहले से ही मोटिवेट कर रहा था कि भाई जागो मोहन प्यारे जागो, किसके पीछे जा रहे हो, तो अब जाकर के अगर वापस गोद में बैठे तो साहब फिर हम यहां से क्लियर कट आलोचना करने में पीछे नहीं रहेंगे। और उसमें फिर आप लोग, बहुत सारे लोग जो सरकार के पक्ष में सोचते हैं, वो मुझे ये आरोप मत देना कि भाई आप प्रधानमंत्री के लिए शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं। हमारी अपेक्षा यह है कि देश मजबूती से चले। अब तक जो स्टैंड लिया है वो परफेक्ट है, सही दिशा में जा रहा है, लेकिन जो ये फिर से माहौल बना है, मुझे उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। लेकिन किसी अगर कॉम्प्रोमाइजेशन हमारे फार्मास्यूटिकल पे या डेयरी सेक्टर पे या हमारे फार्मा सेक्टर पे हो गया, माफ कीजिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो गया, तो हिंदुस्तान जो है सर बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा और एक अच्छे मित्र से हम दूरियां बढ़ा लेंगे। हम ये चाहते हैं दोस्ती बनी रहे, दूरियां ना आए, आगे साथ साथ चला जाए और ब्रिक्स को मजबूत किया जाए, क्योंकि ब्रिक्स की मजबूती इसके सर का सबसे बड़ा टेंशन है। और टेंशन तो इसका वीडियो भी बन सकता है, क्योंकि आप लोग यदि इसे वायरल करेंगे तो देश की जनता अवेयर होगी और हमारे देशवासी अवेयर होंगे। सर 150 करोड़ के आगे कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम हमारे देश के कर्णधार हैं और अच्छा ही सोच के आगे बढ़ना हमारा फर्ज है। सरकार के यहां पे किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी की हम अभी तक की स्थिति में आलोचना की कंडीशन में नहीं है। जो हुआ है अभी तक ठीक चल रहा है, सरकार ठीक निर्णय ले रही है, आगे भी उम्मीद है अच्छा ही निर्णय लिया जाएगा। तो उम्मीद आपसे यह है कि ये एनालिसिस कैसा लगा, और ये अगर ये एक्सपोज जो हमने किया है आपको लगता है कि ये वाकई में वर्थफुल है, तो प्लीज दोस्तों के साथ में शेयर करके इसे फैलाइए, आगे बढ़ाइए और हमारे को हौसला अफजाई के लिए 2 अच्छे शब्द जरूर लिखिएगा। आपके शब्द हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप होते हैं और वही आशीर्वाद हमारे को आगे बढ़ने का अवसर देता है। आप देखिए कितने कम समय में हमने 1 लाख का आंकड़ा पार किया है। अब आपके सहयोग से बहुत आगे की जर्नी करेंगे और हां, एक वादा करके चलते हैं कि जो सच होगा, सच का साथ ना छोड़ा है ना सच का साथ छोड़ेंगे।
क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष खड़े होते हैं तो पक्ष की अपेक्षा हमेशा यह होती है कि विपक्ष की आलोचना सुनी जाए, विपक्ष ये चाहता है कि सत्ता पक्ष की आलोचना सुनी जाए। लेकिन कहीं मध्यम मार्ग जब अपनाया जाता है तो सर फिर ना पक्ष देखा जाता, ना विपक्ष देखा जाता है, देश देखा जाता है, हिंदुस्तान देखा जाता है, वो तिरंगा देखा जाता है। तो साथियों, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में आपके साथ में। और हां, यदि इंडियन इश्यूज पे भी हमारे को आप सहयोग करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारी वीडियोस को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। होम स्क्रीन के ऊपर चैनल दिया है और कमेंट में, पिन कमेंट में भी आपको ये लिंक उसका मिल जाएगा। चलिए सर, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन। जय हिंद, बाय बाय।